बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना तीसरे रोज़ भी जारी है, जबकि हुकूमत और जमात इस्लामी में मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज़ हो गया है। हुकूमती मुज़ाकराती टीम ने जमात इस्लामी की कमेटी से मुलाकात भी की है, जिसके बाद हुकूमत की जानिब से जमात इस्लामी के तमाम गिरफ्तार जो कारकुन थे उनको रिहा कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ की जानिब से भी 5 अगस्त को मुल्क भर में भरपूर एहतजाज का ऐलान किया गया है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज़ हो गया है, जबकि तहरीक इंसाफ की जानिब से भी एहतजाज का ऐलान किया गया है। देखें जी, हुकूमत तो नहीं है, अरेंजमेंट है, और वो अरेंजमेंट भी जो है वो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि तितर बितर सा हो रहा है इस वक्त। और उसकी वजह जो है वो ये है कि पहले तो ज़रा जमात इस्लामी, क्योंकि एक तो चारों तरफ से घिरा हुआ है, चारों तरफ से बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, और दूसरी जो की फ़िगर्स हैं जिनको जमात इस्लामी के साथ बात करनी चाहिए, या जो मामलात को डील करने वाली शख्सियात हैं, वो या तो वज़ीर तवानाई हैं, या वो वज़ीर पेट्रोलियम हैं, या वो वज़ीर ख़ज़ाना हैं, तो वो तो मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं है। उनमें से ज़्यादा शख्सियात तो अमीर मकाम साहब या अताउल्लाह तारड़ साहब क्या करेंगे? मतलब उनका तो ये उनकी तो डोमेन नहीं है ये जो मुतालबात हैं उनके। दूसरी जो बात है वो ये है कि जो इसमें तो अगर देखें, ये जो मुतालबात है ना, पहला तो ये कि उनके कारकुन तो रिहा हो गए, वो तो दूसरा एक मामला था। दूसरा ये कि 500 यूनिट बिजली और पेट्रोलियम लेवी, और ये तो IMF नहीं होने देगी। जो आज वज़ीर ख़ज़ाना जो हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उन्होंने तो उसमें ये भी बताया कि चाइना के साथ रोल ओवर पे भी बात हो रही है, जो कर्ज हमने उनसे चाइना का, उस पर बात हो रही है। और IPPs के हवाले से उन्होंने कोई भी बात नहीं सवाए इसकी कि उन्होंने कहा कि इसको आप शायद कोयले पे कर दें या जो भी करें। अच्छा, फिर एक मुतालबा ये है कि हुकूमती अखराजात कम करके गैर तरक्याती अखराजात पे 35% कट लगाया जाए। ये हो सकता है हुकूमत इस पर मान जाए। अच्छा, उसके बाद ज़राअत और सनत पे नाजायज़ टैक्स ख़त्म करके 50% बोझ कम किया जाए, ये मुतालबा है गालिबन। अच्छा, सनत और तिजारत और सरमायाकारी को यकीनी बनाया जाए ताकि नौजवानों को रोज़गार मिले, ये भी हुकूमत कह देगी। अच्छा, तनख्वाहदार तबके पे टैक्स ख़त्म किए जाएँ और मरात याफ्ता तबके को टैक्स नेट में लाया जाए। तो तनख्वाहदार तबके पे टैक्स तो ख़त्म नहीं होगा, वो तो कैसे ख़त्म हो सकता है? वही तो टैक्स नेट बढ़ा है और उसके नतीजे में वो कुचला गया, और वो IMF के साथ मामलात हैं। असल जो इसमें मामला है, अच्छा, इसी तरह स्टेशनरी आइटम्स पे लगाए गए टैक्सेस तो वो भी ख़त्म कर देगी हुकूमत, वो भी इशू। असल जो जमात इस्लामी का या अवाम के अंदर मामला है वो है IPPs। और IPPs की जो ये मोहम्मद अली साहब की जो रिपोर्ट आई थी जिसका जिक्र हो रहा है बार बार, उसमें पता ही चला था कि 4 साल में ये जो IPPs के मालकान हैं और सारा शोर शराबा कर करा के इनकी जो टोटल इनका जो यानी इन्वेस्टमेंट या जो भी आप कहें उसमें वो 60 अरब की थी, और इनको फ़ायदा जो है वो 400 अरब का हुआ था 4 सालों में। और दूसरी बात यह है कि इसमें अगर IPPs का देखें, सबसे अच्छा तो इस वक्त बहाना ये मिला हुआ है ना कि जी IMF नहीं मान रही, और IMF को ये इतना बड़ा कार्टल और इतनी बड़ी इसमें माफियाज और इतनी बरसा बरस से इसमें लोग इन्वॉल्व हैं कि वो कहते हैं ना, मुंह को खून लगा हुआ है। यानी जहाँ 60 अरब पे 400 अरब मिल जाएं 4 साल में, तो वहाँ पर मतलब और बेशुमार IPPs हैं। और इसमें यानी अब आप ये देखें कि आम आदमी जो है उसको बिजली चोरी का बिल भी देना पड़ रहा है, उसको लाइन लॉसेस का बिल भी देना पड़ रहा है, उसको ये इनकी हरामखोरी का बिल भी देना पड़ रहा है। मतलब उनको चोरी चकारी सारे शख्स सारा कुछ आवाम पे डाल दिए। और ये अनटचेबल्स हैं, अनटचेबल्स का जो मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, ये अनटचेबल्स हैं। ये वो एलीट है जो आपस में इस मुल्क के, और ये तो अचानक पता नहीं कहाँ से निकल के आ गया। मेरा ख्याल है इसको शायद दबाई दें तो बेहतर है, ये दबी जाए तो बेहतर है। और देखना ये है, अच्छा, ये
हाफिज़ नईम साहब की जो उनकी इमारत में ये पहला आप समझें कि उन्होंने अवामी उठाया है मामला और पजीराई भी हो रही है और वो यहाँ पर आके बैठे भी हैं और उनके मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, शुरू हो गए हैं। लेकिन ये कि अब बाकी सारे इसमें जो है ना मामला, यानी वो बिजली कहेंगे, वो टैक्स की बात वो कहेंगे जी, सॉरी बिजली मतलब है कि ये बाकी सारे मामलात पे वो कह देंगे कि ये तो जी IMF इस पे मानेगी नहीं, वो कर ही नहीं सकती IMF। और आज उन्होंने कह भी दिया कि मज़ीद रिलीफ के ऊपर IMF नहीं मान रही और IPBs के साथ हम कैसे मुआहदे करें, हमने दुनिया में भी तो रहना है। ये तो वज़ीर ख़जाना साहब ने कहा हमने आगे भी तो चलना है, हमने ये भी तो मतलब उनका अपना नुक्ता नज़र है। तो एक तरफ तो उन्होंने कह दिया हमारी तरफ से ना ही समझो। ये वज़ीर ख़जाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। चाइना के साथ भी बातचीत चल रही है और ये है कि अभी मतलब मुल्क में बड़े इश्यूज़ हैं मईशत के और ये सारों ने बताया प्रॉब्लम्स। और ज़ाहिर है ये सारा मसला तो वज़ीर ख़जाना पे नहीं डाला जा सकता, वो तो अभी आए हैं। IPBs तो जब बनी होंगी तब बनी होंगी, तो उनके नुकात अपनी जगह, उनके जो मामलात हैं वो अपनी जगह हैं। उन्होंने IMF के साथ एक मामला तय किए हैं और अगले IMF प्रोग्राम में जाना है। दरमियान में ये ख़बर आती है या जैसे भी ये IPBs का तो बरसा बरस से एक मामला 1994 से चल रहा है। और अब उसके बाद तो ये हुआ कि देखें, इसमें पहले तो आई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की कितनी हुकूमतें, फिर मुशर्रफ साहब के दौर में दोबारा ये 2002 में, या उसके बाद ये दोबारा उनकी लॉटरियाँ निकली, फिर उसके बाद ये 2009, 10, 11, 12, 13, 14 एक चलता रहा सिलसिला। फिर उसके बाद जब ये बिल्कुल डंप हो गया और ये वक्त आया कि इसको यहाँ पे ख़त्म कर दिया, रोक दिया जाए, तो उस वक्त खान साहब की हुकूमत थी। उस वक्त भी वो आगे दोबारा, और उसमें नदीम बाबर, लोग चीखते रह गए कि जी नदीम बाबर साहब और ये बाकी सारी शख्सियात, तो वो उन्होंने भी नहीं होने दिया। तो अब मामला ये है कि ये तो जो वज़ीर ख़जाना है वो कह रहे हैं कि जी तो हमने माहदे किए हुए हैं, दुनिया में रहना भी है तो हमने चलना भी आगे। इतना पैसा है, अंदाज़ा लगाएं कि 40 अरब पे अगर ये 400 अरब का फ़ायदा एक जगह, और ये इसमें इतने मतलब अगर पूरा का पूरा सेटअप जाता है, पूरा ना सिर्फ सेटअप जाता है बल्कि ये है कि जो इन्होंने डिमांड की है उसमें, मैं कह रहा हूँ ना कि सारी बातें आप एक तरफ रख दें, अगर उनकी ये जो डिमांड है ना कि कैपेसिटी चार्जेस और IPBs को डॉलर में अदायगी का माहिदा ख़त्म किया जाए, नंबर एक तो ये हो गया। दूसरा वो कह रहे हैं कि इसका फोरेंसिक ऑडिट करवाया जाए। अब फोरेंसिक ऑडिट का मतलब ये है, अभी तक यानी लियाकत बलोच साहब ने आज कहा कि जी आप 10 मुतालबे कह रहे हैं, हमें तो अभी नहीं पता कि कौन से, मतलब सवाल ये है कि जो मुतालबात हैं, जो मैं हाफिज़ नईम साहब की तकरीर सुन रहा हूँ या जो उनकी बातें जो वो कह रहे हैं, बल्कि आज सुबह उन्होंने जो स्पीच की है उसमें तो उन्होंने नाम भी लिए हैं, लेकिन वो नाम वो जो तकरीर है वो नहीं आई सामने। इशू ये है कि उसमें तो ये सारा सेटअप जाता है, पूरा सेटअप जाता है, और इसके इनके वो क्या होते हैं, वो टेंटिकल्स जो हैं मुख्तलिफ बड़े बड़े लोगों के और बड़ी बड़ी कारोबारी शख्सियात, और मतलब कारोबारी क्या, वो सारा का सारा ही आप समझें कि ये अरेंजमेंट जो है ये फारिग हो जाता है। और अगर फोरेंसिक ऑडिट होता है तो पता चलता है कि पता नहीं कितने सालों से कितने अरब रुपया, यानी यहाँ पर ये कहा गया कि जी हम एक ही रास्ता है हमारे पास, और वो ये है, ये एक हुकूमती वज़ीर ने फरमाया चंद रोज़ पहले कि हम जाके उनके हाथ पैर जोड़ें और उनसे कहें कि बराह करम आप जो हैं वो थोड़ा रहम करें, और आपने काफ़ी खा पी लिया तो अब आप आइंदा ना खाएं। अच्छा, यहाँ सवाल ये पैदा होता है, जो पहले खा गए वो खा गए, यानी वो अरबों रुपया जो लोगों की जेबों से निकला है। जो मैं उस दिन भी बात कह रहा था कि स्टील मिल जो है वो उसका वो मतलब आपने उसको बेचना है, यही तो प्लान था, यही तो 10, 12, 15 साल 20 साल का, यही तो जिसे कहना चाहिए ना कि इकोनॉमिक हिटमैन इस मुल्क में आए, और वो यही तो था कि आपने इंतहाई मुनाफा बख्श इदारों को बर्बाद करना है, और बर्बाद करने के बाद आपने कहीं पर अगर कोई करप्शन की बात करे, कुछ करे, तो आपने उसको साइड पे फेंकना है उठा के। और जो माशी दहशत गर्दी है जो अचानक सबको याद आ गई है, लेकिन अब ये इसलिए इनको याद आ गई है, वो कहते हैं ना कि वो
इस वक्त पता नहीं तौबा भी कबूल होती है सिस्टम की कि नहीं कबूल होती। इस बदमाशिया के निज़ाम की तौबा भी कबूल होने का एक वक्त होता है ना। अब इनकी तौबा भी पता नहीं कबूल होती है कि नहीं, माफ़ी तलाफ़ी छोड़ दें। इनकी चोरियाँ पकड़ी गई हैं सबकी, और चोरियाँ पकड़ी गई हैं। और IMF ने, कोई वर्ल्ड बैंक ने वो, अच्छा ये कार्टेल बना के ये शो करते थे कि वो बिडिंग हो रही है, मतलब एक कंपनी इधर है और जी ये एक कंपनी इधर है। जब उन्होंने वो पैसे देते थे ना कि आप ये ठीक करें, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ठीक करें, तो कहते थे जी ये एक कंपनी है और ये कंपनी दूसरी और ये कंपनी तीसरी है, तो तीनों ने आपस में टेंडर या बिडिंग की है, तो ये सबसे ठीक थी तो ये हमने ले ली है। लेकिन असल में वो तीनों एक ही के होते थे, वो एक ही कार्टेल होता था। वो कहते थे तुम ये लगा दो, एक कंपनी ने ये बोली लगाई, दूसरे ने ये लगाई, तीसरे ने ये लगाई, और वो एक पूरा एक जो है वो मकड़ी का जाल होता था। तो वो बाद में वो पता चल गया उनको, IMF को और वर्ल्ड बैंक और पूरी दुनिया। अब मसला ये है कि ये गले पड़ा हुआ मसला कि IPPs को अगर आप सामने लाते हैं तो ये उसकी IPP है, ये उसकी IPP है, ये उसकी IPP है, इसने उसको फंड किया हुआ है, इसने फोरेंसिक ऑडिट करवाते हैं तो उसमें पता चलता है इसने उसको पैसे दिए थे, इसने उसकी कंपेन चलाई थी, इसने उसको, मतलब इसमें सारा ही सभी फारिग हो जाते हैं, सारे के सारे। आप 94 से लेके और आज तक जो है वो सब ही फारिग हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो उसका डोनर था, वो उसका ये है, उसने उसके, मतलब मैंने आपसे कहा ना कि वो इतना मजबूत कार्टेल है कि इसमें चाहे आप मुल्क में रियल एस्टेट को उठाएं, चाहे आप शुगर, अभी दोबारा वो परमिशन मांग रहे हैं कि जी शुगर वाले एक्टिव हो गए हैं दोबारा, और इसमें जो है वो तो ये अगर IMF देखें, हाफिज नईम भी तो कुछ सोच समझ के आए हैं ना, पूरा प्लान करके आए हैं, और उन्होंने ये बात कही। मैंने आज सुबह उनकी स्पीच सुनी, उन्होंने कहा कि मैंने पिछले चंद दिनों के दौरान ताजरों से भी मुलाकातें की हैं, और अवाम में तो वो जाहिर है कि उनका एक बड़ा ज़बरदस्त वो है, कनेक्शन है लोगों के साथ। इशू ये है कि स्टेशनरी के ऊपर टैक्स, या वो कहते हैं कि जी चलें जी हम, जैसे भी उन्होंने कह दिया मुफ्त बिजली नहीं दे रहे पार्लियामेंटेरियन, तो इसलिए असल इशू है कि IPPs, क्या IPPs, और यहाँ पर अगर बहुत बहुत कुछ हुआ तो ये होगा कि जी IPPs के साथ आइंदा हम रीनिगोशिएट करते हैं, दोबारा देखते हैं उनके, मतलब अभी तो कैसे, अभी तो वो बैठे हुए हैं ना सारे पावर में, अभी तो वो सिस्टम का हिस्सा है, इस पूरे सिस्टम का हिस्सा है। और जो इसका कोई मुतबादिल सिस्टम अगर है, मतलब अगर मिसाल के तौर पे तहरीक इंसाफ है तो उधर भी IPPs के लोग बैठे हुए हैं और इधर तो बैठे ही हुए हैं, क्योंकि इतने लोगों ने पार्टियां बदल बदल के इधर से उधर किया है सारा सिलसिला, कि एक ग्रुप को उठाओ तो वो उधर के आता है, इसको उठाओ तो उसका है, वो उसको उधर निकलता है वो। तो इशू ये है सारा कि ये जो, अच्छा इन्होंने फिर सारा का सारा जो अपना लोकल है गड़बड़ सारी वो छुपा दिया इन्होंने चाइना के पीछे। हालांकि चाइना के तो एक बाद में लगे ना, चाइना के तो बाद में आए, पहले ये तो बैठे हुए हैं। अच्छा ये चाइना के साथ लग लग के हम क्या करें जी, चाइना है ना, चाइना को भी करें ना, चाइना, वो इतना इन्होंने एक यानी खारजी और सफारती महाज पे गड़बड़ की हुई है। और ये पहले भी होता रहा है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे कि जी आप फ्रंट के ऊपर किसी बाहर के शख्स को रख लें, खाते हो कोई बरादर मुल्क हो तो ज़्यादा अच्छा है कि कल को हाथ हम पे पड़े तो वो सामने वो बंदा आ जाए। ये फेक अकाउंट केस में भी हुआ था, और उसमें जो है वो अब ये है कि अब यहाँ पर असल आ रहा है मामला कि क्या IPPs के ऊपर, मतलब हाफिज नईम इसमें कुछ ना कुछ तो करवा के उनको जाना है। मेरा ये ख्याल है कि ये पूरा का पूरा उनका जो यहाँ पे उनकी आमद है, वो बाकी तो कोई इशू है ही नहीं ना, लेकिन ये जो मुतालबा है कि सरमायाकारी को यकीनी बनाया जाए, वो कह रहे हैं कि जी हम 126 मुल्कों के लिए हमने वीज़ा फ्री कर दिए। अच्छा उसके बाद ये है कि तनख्वाहदार तबके पर टैक्स ख़त्म किया जाए, ये तो IMF नहीं होने देगा। फिर स्टेशनरी आइटम्स पे टैक्सेस ये हो सकता है इसको कर दें ख़त्म, ये कोई, लेकिन इशू ये कि अच्छा अशियाए ज़रूरियात की कमी कीमतों में 20% कमी लाई जाए, तो वो 20% कमी, तो वो तो रोज़ कहते हैं कि जी कीमतें आधी हो गई हैं पहले से, पता नहीं कहाँ आधी हुई हैं। तो पेट्रोलियम लेवी ख़त्म कर दे, इसको भी IMF नहीं होने देगा मेरा ख्याल है। और 500 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों को 50% रियायत दे, इसमें हो सकता है वो आगे पीछे करके। लेकिन इशू जो है ना, जो 10 मुतालबात की बात, इशू सिर्फ इसमें एक है, बाकी अब सारी चीज़ें छोड़ दें, IPPs और ये जो कैपेसिटी चार्जेस और ये सारा, और इसका ऑडिट, ये आप 1994 से ऑडिट कराएं और फोरेंसिक ऑडिट करा के किसने कितना पैसा लूटा है और कहाँ पे गया है पैसा, उनको आप उनसे पैसा निकलवाएं।
ये अभी अभी पिछले महीने 1-1.5 महीने पहले आपको याद है एक स्कैंडल, एक किसी का थोड़ी देर के लिए ज़मीर जागा था, फिर फ्यूज़ हो गया। तो ज़मीर जागा था कि बिजली के बिल ज़्यादा चले गए तो हम एडजस्ट करेंगे। वो फिर उसका क्या बना किसी को कुछ नहीं पता, ठीक है। वो ऐसा है कि वो नहीं, वो ठीक था। वो ना, ये कौन आदमी है जिसने ये बेहुदा बात कर दी है कि बिजली के बिल ज़्यादा चले गए हैं तो वो एडजस्ट कर दिए जाएंगे। या वो कौन आदमी है, कौन है, उसको ढूंढो, तलाश करो जिसने गंदम स्कैंडल उठा दिया। मतलब इस मैंने आपसे कहा ना कि ये करप्शन जो है ये नो गो एरिया है इस वक्त। मतलब आप हर चीज़ उठा सकते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, आप गालम गलोच, मतलब गालम गलोच या जो भी, एक पार्टी दूसरी पार्टी थी, आप वाहिद चीज़ नहीं कर सकते, वो बड़ा मेगा करप्शन स्कैंडल इस वक्त डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि वो सारा का सारा जो है वो एक सिस्टम है, जिस सिस्टम का वो हिस्सा अनलेस एंड अनटिल इसके नतीजे में अच्छा वो लरज रहा है सिस्टम, परेशान है कि यार हमारे नाम ना आ जाएं, कि हमारे ना आ जाएं कभी, ठीक है। गौर एजाज साहब भी आए, उन्होंने भी बात की, फिर उन्होंने कहा शहबाज शरीफ जो हमजा शहबाज साहब हैं वो तो बड़ा अच्छा करते हैं। फिर उसके बाद वो पता चला हमजा, वो भी दूसरा बयान आ गया फौरी तौर पर जवाबन कि नहीं, वो तो उसमें तो वही रेट लग रहा है जो पेट्रोलियम। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इसमें जो है वो सारे के सारे हैं। और इसमें एक और भी इशू है जो हमारे इंतहाई मोहतरम है, मतलब ये पेट्रोलियम का भी तो एक है ना, पेट्रोलियम, ये बिजली, और इसमें फिर इकबाल ज़ैद अहमद साहब हैं, उनको थोड़े कुछ अर्से पहले के लिए उनसे पूछगछ शुरू हुई थी, फिर वो भी हट गया मामला। वो लोगों को कोटे दिए हुए हैं 2.5%, 3%। वो एक बड़ा स्कैंडल आया था, मेरा ख्याल से 90s में ही आ गया था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो है ना, ये तो इस सिस्टम के रहते हुए मुमकिन नहीं है। कुछ अरसे के बाद वो तहकीकात ख़त्म हो गई थी, कुछ अरसे के लिए मैंने कहा ना शुरू होती हैं। लेकिन अब यहाँ इशू है कि ये जमात इस्लामी है, और जमात इस्लामी अगर यहाँ से जाती है, असल इशू ही IPPs का पूरे मुल्क में उठा हुआ है, IPP डिस्कस हो रही हैं, ठीक है। या तो ये कि सुप्रीम कोर्ट, तो खैर इसमें मैं नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट, यानी वाहिद जहाँ पे मैंने आपसे कहा ना, जहाँ मुल्क में कोई क्राइसिस पैदा होता है तो आइन खामोश हो जाता है, और जहाँ पर सुमोटो का कोई वक्त बनता है वहाँ पर सुमोटो नहीं होता। अब ये IPPs के ऊपर तो एक पब्लिक लोग चीख रहे हैं ना इस वक्त, तड़प रहे हैं मुल्क के लोग, तो एक सुमोटो नहीं बनता कि मुआहदे पेश किए जाएँ अदालत के सामने। सारे मुआहदे जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किए जाएँ 1994 से लेकर अब तक, और 24 घंटे के नोटिस पे पेश किए जाएँ। इफ्तिखार चौधरी साहब का स्टाइल होता था ना, 24 घंटे के अंदर सारे सेक्रेटरीज हाजिर हो जाएं, सब सारे मुआहदे लेके, और यहाँ पर बताएं कि किसके पास कितना है। मतलब ये वो अदालत होती थी जो अपने आप को असर्ट करती थी, असर्ट करने, अपने फैसलों पे अमल दरामद करवाती थी। ये नहीं कि एक इधर से निकल गया, एक उधर से निकल गया, एक निगाह में समझ नहीं आ रहा, एक निगाह से हम दोबारा हम जाएंगे। मतलब एक अदालत जो है उस वक्त, आप जो 1000 इख्तलाफ करें, इफ्तिखार चौधरी साहब असर्ट करना उनको अपने फैसलों पे आता था। फलाने सेक्रेटरी को बुलाओ, उन्होंने कहा जी वो कराची में, उसे 2:30 बजे हम फिर बैठेंगे, दोबारा से फ्लाइट में पहुंचे। मतलब वो बिल्कुल। और आज जो कराची में आज जो अमन है वो इफ्तिखार चौधरी साहब के सुमोटो एक्शन की वजह से। जो कराची बदअमनी केस था, उस कराची बदनी अमनी केस के ऊपर कराची ऑपरेशन हुआ था। कराची ऑपरेशन जो है उसको जो लीगल कवर था, जो कि नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि उनके दौर में हुआ, चौधरी निसार साहब के, उसका जो लीगल कवर था वो कराची बदअमनी केस था। कि कराची बदअमनी केस में जो फैसले, जो अदालत उस वक्त बैठी, चंद कई दिन तक बैठे रहे जज साहिबान। अब देखें, मतलब कई दिन तक वो बैठे रहे, सुबह से लेकर रात तक, सुबह से लेकर रात तक फाइलें जा रही हैं। जब उसके बाद उन्होंने ऑर्डर्स किए, टक 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 करके, ये रेंजर्स करेगी, ये आपने करना है, ये आपने करना है, ये करना है, और उसके बाद वापस आ गए। उसके बाद जो लीगल कवर हुआ, ऑपरेशन जो हुआ, तो लीगल कवर वो ऑर्डर था, और कराची बदअमनी केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी, उसका फैसला नहीं आया। यानी किसी वक्त कुछ गड़बड़ हो तो कराची बदअमनी केस दोबारा, अगर कोई अदालत उस कभी समझे कि मुल्क में कोई बदअमनी है तो वो जाके वो कर सकती है। अगर कोई वाहिद मोटो केस बनता है ना इस वक्त पब्लिक इंटरेस्ट का, तो वो ये बनता है कि ये मुआहदे पेश कर दिए जाएँ अदालत के सामने। और लेकिन हम तो इस वक्त कोई बात नहीं कर सकते, क्योंकि जाहिर है कि वो अदालत के अपनी इस वक्त इशू जो भी मुल्क के मामला चल रहे हैं। तो देखना यह है कि इसमें ये अक्रॉस द बोर्ड है। मैंने पहले भी बात की थी ना कि इसमें आप अक्रॉस द बोर्ड है, और ये मकड़ी का जाला है कि इसमें आप अगर एक को छोड़ते हैं तो दूसरा, यार देखो ना मेरा वो है, उधर बैठते हैं ना, चलो देखते हैं ना, आगे हैं ना पीछे, अब रिश्तेदारियां भी हैं, ये भी है, कार्टेल, पूरा प्रॉपर माफियाज। तो अब ये देखना है कि जमात इस्लामी यहाँ से क्या लेके जाती है। असल इशू है IPPs का। और मेरा ख्याल है आज सुबह जो हाफिज नईम साहब ने तकरीर की है, उन्होंने तो मालकान के नाम भी लिए हैं
ये ऐसे 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 ऐसे, ये इसका। सवाल ये है कि क्या ये इसके ऊपर आईपीपीस के मुआहदे पब्लिक में लाके इसका फोरेंसिक ऑडिट पिछले कई साल, फोरेंसिक ऑडिट का क्या मतलब है? फोरेंसिक ऑडिट का मतलब ये है कि जीरो बिजली पैदा हो रही थी या वो रिटायर होने का टाइम था उनका और वो उनको पैसे मिल रहे हैं अभी तक। भाई फोरेंसिक ऑडिट तो करवाएं, अगर जीरो बिजली है तो उनको पैसे कैसे मिले? अब ये ना कि आइंदा हाथ जोड़ते हैं जाके कि जी आइंदा से ना लें, मतलब ये तो इनकी कहानी है ना जो भी कहानी हम सुन रहे हैं। भाई पहले का पैसा किधर गया सारा? भाई वजीर खजाना साहब ये तो बताएं ना, अब आइंदा जा रहे हैं ना आईएमएफ के साथ मुआहदा करने के लिए, तो चलें बिजली के ऊपर हम कहते हैं कि ठीक है उन्होंने कमिट किया। वो भाई 1994 से जो पैसा लोग लूट के खा गए हैं, तो उनको क्या मसला? तो कह रहे हैं वो तो देखें ना, हमने दुनिया के साथ चलना है तो हम तो मुआहदों पर नजरसानी नहीं कर सकते। मतलब दुनिया के साथ चलना है, वो इधर बैठे हुए हैं, सारे पाकिस्तान में बैठे हुए हैं या उनके इधर उधर आसपास बैठे हैं, उनको पकड़ के, जो मैं पहले कहता हूँ कि उनको पकड़ के 100 तक और फिर दोबारा एक से शुरू करें, तो वो पैसा क्यों नहीं निकालेंगे? वो पैसा खाया हुआ उन्होंने पब्लिक का। इशू ये सारा कि इसमें क्या मतलब है कि कोई विल है किसी की, ये एक सवाल है। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये सारे फंस गए हैं जाके, क्योंकि इससे ज़्यादा आवाम में सकत नहीं है। और फिर वही देखें, अगर ये देखें लोगों को पता चल जाए ना एक दफ़ा कि ये हो रहा है, फिर उसके बाद गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। इसीलिए होता है कि लोगों को बिल्कुल बेवकूफ़ बना के रखो उनको। आपको पता है ना, मतलब ये ख़ास एक जहनीत होती है कि जी उस इलाके में यार कोई, वो जो अमजद साहब अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, तो जो वारिस ड्रामा उन्होंने लिखा, तो उसके बाद उनसे जब कभी नशिस्त हुई, मुख्तलिफ नशिस्तें हुई, तो वो कहते थे कि डॉक्टर शायद ये मैंने ड्रामा वारिस जो है ये लगता है कि अपने वक्त से बहुत पहले लिख दिया था, 80 की दिहाई में। और उस ड्रामे के अंदर एक तो ईगो थी, वो मर जाता है चौधरी हशमत, वो मर जाता है, गांव तबाह, तालाब आ गया, सब कुछ हो गया, वो जगह नहीं छोड़ता है। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, उसका सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? उसका सबसे बड़ा दुश्मन मास्टर जी होता है उस ड्रामे के अंदर। वारिस में उसका सबसे बड़ा दुश्मन जो है चौधरी का, वो मास्टर जी होता है, क्योंकि उसका बच्चा पढ़ के आ जाता है और वो कहता है कि मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा। वो कहता है ये कमीन का बच्चा कहाँ से पढ़ के आ गया? इसकी हिम्मत कैसे हुई कि ये शऊर लेकर आ जाएगा इस गांव के अंदर? तो गांव में, देहातों में ये लोग जो बिल्कुल उनको अनपढ़ रखना, उनको कोई किसी किस्म की उनके अंदर तालीम ना आए, उनको लगा दो ये उठ पटांग चीज़ों में, इधर उधर वो लगे रहे, कोई टिकटॉक पे लगा है, कोई कहीं लगा है, मतलब टिकटॉक से मुराद ये कि कोई तालीम की तरफ कोई प्रोडक्टिव, इनको एक अफ्यून का टीका लगाओ सुबह से शाम तक, वो उसमें जो है मदहोश रहें और उनको ये पता ना चले कि ये क्या घपले होते रहें। तो अब देखना ये कि अब ये यहाँ पे आके हो गया मामला, तो क्या मतलब है कि ये हुकूमती जो कमेटी है ये क्या कहेगी? हमारे जो इस अरेंजमेंट में बैठे हैं उनके आईपीपीज हैं, तो हम उनको पैसे नहीं देते? अपनी जेबों में जो आ रहा है उनके पैसा हर महीने बैठे बैठे घर बैठे बैठे पैसा आ रहा है, तो भाई मसला ये है कि क्या वो पैसा हम नहीं देंगे उनको? मतलब ये उनके पास अथॉरिटी, उन्होंने रहना नहीं रहना। तो मेरा और हाफिज नईम जो है, उन्होंने आज सुबह तकरीर में जिक्र ही आईपीपीज का किया है। और देखना यह है कि वो यहाँ से क्या लेके जाते हैं। अगर वो आईपीपीज का मुआहदा, एक तो नाम वो ले रहे हैं बार बार, लेकिन वो जब नाम लेते हैं तो वो नाम उनके कहीं ऊपर नीचे हो जाते हैं, वो सामने नहीं आते मीडिया पे। दूसरा इशू ये है कि इसमें जो है वो कितना पैसा इतने सालों में कैसे गया, ठीक है ना, इतने सालों में इतना पैसा कैसे गया। अच्छा, असल बात जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं हाफिज नईम, हमारे इंतहाई मोहतरम काबिल एहतराम मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, वो भी एक प्लान पेश कर रहे हैं आगे से, मगर ये कि वो चूँकि खुद सिस्टम का हिस्सा है तो वो इस वक्त कुछ मतलब वो जो है ना वो आगे से किस्सा ज़रूर शुरू कर रहे हैं। अगर पीछे जाते हैं तो पीछे से तो फिर सारा मामला जो है वो आईपीपीज और कैसे और क्या बना वो, और इतनी बड़ी माफियाज हैं इसमें कि वो अगर कोई इस वक्त उसको तोड़ सकता है तो हाफिज नईम साहब भी तोड़ सकते हैं। अच्छा, तो ये तो हो गया पॉलिटिकल, अब देखते हैं कि कहाँ जाता है मामला। दूसरी जो चीज़ है, एक बहुत बड़ी जंग वो इस वक्त, मैं अगर थोड़ी सी बात इसमें करके आगे चलता हूँ, बहुत बड़ी जंग जो है वो उसके ख़तरात जो हैं वो पैदा हो गए हैं बदकिस्मती के साथ। और उसके जो ख़तरात हैं वो इस तरह से पैदा हुए हैं कि मदद शम्स, ये जो है ये गोलान की पहाड़ियाँ, गोलान की जो पहाड़ियाँ हैं, ये पहाड़ियाँ
67 में इसराइल ने छीन ली थी 67 वॉर में सीरिया से, और 73 में सीरिया ने पूरी कोशिश की कि इनको वापस ले, और काफ़ी नुकसान भी हुआ इसराइल का, लेकिन वो पहाड़ियाँ सीरिया नॉट यानी सीरिया जिनके साथ कोई मुआहदा वगैरह नहीं हुआ इसराइल का, तो गोलान की जो पहाड़ियाँ हैं वो सीरिया से छीन ली थी इसराइल ने। और गोलान की जो पहाड़ियाँ हैं उनका बाइबल में भी जिक्र है, और वो एक ऊंचाई पे हैं, तो इस तरह से है कि वहाँ पहाड़ी पे खड़े हो जाएं तो 30 किलोमीटर पे आपको दमिश्क नज़र आता है, दमिश्क नॉर्थ में, मतलब उसकी एक स्ट्रेटेजिक वैल्यू भी है। इन पहाड़ियों पर दुरूज रहते हैं, दुरूज। अच्छा, दुरूज जो हैं वो अपने आप को मुसलमान नहीं कहते, वैसे उनको लेबनान में मतलब मुसलमान ही कहा जाता है। बड़ा डिस्प्यूटेड सा टॉपिक है, क्योंकि जो दुरूज हैं, दरूज वो जो हैं वो उसमें कुछ ऐसी क्रिश्चियनिटी की बात वो कभी करते हैं, कभी उसमें कुछ इस्लाम के पहलू भी हैं, उसमें इवन हिंदू आपको जो मज़हब है उसका भी उनको रंग मिलता है उसमें। तो दरूज वहाँ पे मौजूद हैं। दरूज जो हैं ये लिवांत के इलाके में दरूज मौजूद हैं, ये लिवांत एरियाज़ में, सीरिया में, लेबनान में, थोड़े से इसराइल में भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हैं ये सीरिया में है, यानी लेबनान में उसके बाद हैं। इसीलिए दरूज उनकी पार्लियामेंट के अंदर वो जो है कि सदर ये होगा, वज़ीर आज़म ये होगा, तो उसमें दरूज का भी एक हिस्सा है। लेकिन ये दरूज का जो इलाका है, जो गोलान की पहाड़ियों पे, यहाँ पर एक मिज़ाइल गिरा। अच्छा, इसराइल और वो दरूज फैमिली जो है, एक फैमिली के ही मेरे ख्याल से 7 बच्चे, शायद एक ही, कुल 12 बच्चों की उसमें डेथ हो गई जो फुटबॉल खेल रहे थे। अच्छा, उस डेथ हुई तो उसके ऊपर जो है वो इसराइल ने कहा कि ये तो अब फौरी तौर पे उनके जो वज़रा हैं उन्होंने जनाब कह दिया कि ये तो मतलब मुकम्मल जंग का ऐलान है हमारा, किसके साथ, हिजबुल्लाह के, लेबनान के साथ मुकम्मल जंग का ऐलान है। और बल्कि यहाँ तक बात हुई, उन्होंने कहा बैरूत के परखच्चे उड़ा देंगे, अब हम बैरूत के परखच्चे उड़ा देंगे। और साथ ही उन्होंने जो है वो यहाँ पर अच्छा, हिजबुल्लाह की तरफ से कहा गया कि ये हमने नहीं किया, बल्कि आयरन डोम जो है, आयरन डोम का अपना एक खुद उनका जो मिसाइल था या तो खुद गिरा है, या वो जो है इन्होंने फॉल्स फ्लैग किया है इसलिए कि ये लेबनान के साथ जंग छेड़ सकें। लेकिन पिछले चंद घंटों से एक तो बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में शहादतें हो रही हैं गज़ा में दोबारा, और एक हिजबुल्लाह जो है उसने तैयारी शुरू कर दी है कि यहाँ पर अगर जंग शुरू हो, क्योंकि नेतन्याहू पहुँच के सिक्योरिटी का काबीना का इजलास उन्होंने तलब कर लिया है, रात को शायद वो कोई जोशीला खिताब करेंगे वहाँ पे। और ईरान ने, इन्होंने कहा है कि जी ये ईरान मेड मिसाइल था जो यहाँ पे फायर हुआ है, जिसके नतीजे में दुरूज लोग जो हैं, जो बच्चे हैं वो गए। हिजबुल्लाह ने कहा है कि हमने नहीं किया, ये फॉल्स फ्लैग है या इनका अपना मिसाइल है जो उन्होंने गिराया है। लेकिन चूंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो हो रहे हैं, सब मिसाइल हो रहे हैं सारे, तो अच्छा, अब इसमें जो इशू है वो ये है कि ईरान की तरफ से ये कह दिया गया है कि अगर लिबनान में जाहिरियत हुई तो ईरान दरमियान में आ जाएगा, अगर लिबनान के ऊपर जाहिरियत हुई। अच्छा, उन्होंने कहा है कि ये हिजबुल्लाह, हसन नसरुल्लाह साहब को, सैयद हसन नसरुल्लाह को मुखातिब करते हुए कहा है कि ये सिर्फ हिजबुल्लाह का इशू नहीं है, पूरा लिबनान इसका जिम्मेदार है। और ईरान ने कहा है कि लिबनान की तरफ अगर बात आगे बढ़ी तो हम दरमियान में आ जाएंगे। लेकिन तो जो दूसरा ऐलान हुआ है वो हुआ है मिस्र की जानिब से कि लिबनान पे अगर जाहिरियत हुई तो मिस्र भी आ जाएगा। अच्छा, और साथ ही सैयद हसन नसरुल्लाह ने अमेरिका को कहा है कि आप दरमियान में मत आइएगा, वार्न किया है कि आप दरमियान में मत आइएगा, क्योंकि यहाँ पर अब जो है ये, चूँकि नेतन्याहू जो है वो एक तो फेलियर था हुआ दौरा, वो जो वापस पहुँच रहा है थोड़ी देर में, मतलब उस दौरे में ये हुआ कि ट्रंप से मुलाकात हो गई, मुजाहरे हो रहे थे, वो रिपब्लिकन्स कुछ इनवाइट किया हुआ था, कैमिला हैरिस जो हैं वो कुछ और बात कर गई, ब्लिंकन टोक्यो में इस वक्त वहाँ पे जो है वो क्वाड की वज़ीर ख़ारजा का इजलास हो रहा है, तो जापान के साथ डायरेक्ट, और फिर क्वाड की मीटिंग हो रही है, वहाँ जयशंकर पहुँचे बाकी। लेकिन इशू ये है सारा कि ये एकदम से जो एक्सलेट हो गई है, ये जहन में रखें कि गज़ा में अपनी जगह वो शहादतें हो रही हैं, साथ ये अब वो ये कह रहे हैं कि जी ये चाहता है ये बंदा कि ये खूनरेज़ी फैले, जंग फैले और मुआहदा ख़त्म हो जाए। इसी दौरान इटली पहुँच गए वो डेविड बार्निया और कतर के वज़ीर आज़म और अब्बास के जो इजिप्ट के जो इंटेलिजेंस चीफ हैं और CIA के जो विलियम बर्न्स हैं, वो सारे इटली में पहुँचे हुए हैं, इटली की वज़ीर आज़म चाइना में पहुँची हुई हैं। लेकिन ये बड़ी जंग जो है
इसका ख़तरा बढ़ता जा रहा है। और अगले चंद घंटों में अगर ये नेतन्याहू ने आके कोई सिक्योरिटी काबीना के इजलास में कोई ऊट पटांग ऐलान कर दिया तो फिर इसमें दरमियान में मुल्क कह रहे हैं कि हम आएंगे। मुल्क यानी उनके कोई मुख्तलिफ मलेशिया के ग्रुप्स नहीं, मुल्कों ने कहा है कि हम दरमियान में आ जाएंगे। पहला ऐलान ईरान की तरफ से हुआ है, दूसरा इजिप्ट की तरफ से हुआ है। जी, ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, क्या ये IPPs का मुआहिदा जो है हुकूमत मंजूर कर लेगी? नहीं, जो मुतालबा है मुआहिदे पे नज़रसानी का, वो तो देखें ख्वाजा आसिफ सबको सामने आना चाहिए और उसमें जो है वो अवैस लगारी सबको सामने आके ये नहीं कहना चाहिए कि हम उनसे गुजारिशात करेंगे उन शख्सियात से कि वो बराह करम हमारी बात मान लें। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और वज़ीर ख़जाना जो हैं उनको भी वो जिस सिस्टम का हिस्सा है खुद, उस सिस्टम के अंदर तो सारे बैठे हुए हैं। 40 ख़ानदान है, पता नहीं कितने 200 IPPs हैं, कोई 100-200 की तो लिस्ट है। अब वो पता नहीं 40 ख़ानदान नहीं है कि बार बार नाम रिपीट हो रहे हैं बहुत से। तो इशू ये सारा कि उनको डॉलरों में पेमेंट हो रही है। असल मामला जो है एक तो ये कि अरसर नौ जायज़ा, दूसरा ये है कि ये फोरेंसिक ऑडिट और जो है वो 1994 से नहीं तो 2000 से शुरू करते हैं, 95 से शुरू करते हैं, 2010 से शुरू करते हैं। लेकिन ये जो अदारे जिस तरह तबाह हुए हैं उनका पैसा तो वापस आना चाहिए, क्योंकि ये माशी दहशत गर्दी और यही फिर रियासत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल भी होती है। अच्छा, ये जो मैं आपसे कह रहा था ना कि ये एक मामला ख़राब हो गया है मशरिक़ वस्ता, इसी दौरान जो है वो रोम में मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। ठीक है ना, मैंने आपसे कहा कि मुज़ाकरात भी शुरू हो गए हैं, साथ ही वो जो एक मामला हुआ है और जिसके नतीजे में फिर वो जंग फैलाने की बड़े पैमाने पर कोशिश हो रही है। अमेरिका का दौरा जो है वो कोई नाकामयाब हो सका, लेकिन वो बस ये कि वो सीज़ फायर एग्रीमेंट वहाँ नहीं हुआ। ये नेतन्याहू की सबसे बड़ी कामयाबी है कि वहाँ सीज़ फायर एग्रीमेंट नहीं हो सका। अच्छा, ये ज़हन में रखें कि जो गोलान की पहाड़ियाँ हैं ये मकबूजा फ़लस्तीनी इलाका नहीं है, ये ज़हन में रखें। वो वेस्ट बैंक और गज़ा वो है जो सीरिया का, ये शाम से छीने गए थे इलाके, यानी सीरिया जब दरमियान, तो गोलान पहाड़ियाँ जो हैं सीरिया, नथिंग टू डू विद वेस्ट बैंक। तो लेकिन इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है और इसको वो कहते हैं कि बाइबल में भी जिक्र है इसका, तो वो दुरूस का वहाँ पे मौजूद हैं ज़्यादा। इसमें दरमियान में ये हुआ कि इससे कतई नज़र के जॉर्डन के साथ क्या मामला चल रहे थे और जो है वो इजिप्ट के साथ पैक्ट हो रहा था या अब्राहम अकॉर्ड्स हो रहे थे दूसरे मुल्कों के साथ, सीरिया और इसराइल के दरमियान कई दफ़ा इसके ऊपर बात हुई, गोलान हाइट्स वापस, तो लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी। बशार अल असद और दरमियान में मीडिएटर्स के भी गोलान की पहाड़ियाँ इधर वापस जाएँ, लेकिन गोलान की पहाड़ियाँ जो हैं वो हाफिज़ुल असद के दौर में भी और बशर अल असद के दौर में भी ये वापस पहाड़ियाँ नहीं दी इसराइल ने, और वहाँ पे दुरूज़ आबाद हैं। जो दुरूज़ हैं उनको ये कहा इसराइल ने, अच्छा 1967 में छीन लिया, लेकिन ये हुआ कि यहाँ ये इसराइल की फ़ौज के अंडर में रहा, ये गोलान की पहाड़ियाँ। 81 में उनकी पार्लियामेंट ने इसको बाकायदा इसराइल का हिस्सा जो है वो कहा कि ये गोलान की पहाड़ियाँ इसराइल का हिस्सा हैं। दुनिया के किसी मुल्क ने गोलान की पहाड़ियों को इसराइल का हिस्सा नहीं माना सिवाय एक मुल्क के, और वो है 2019 में ट्रंप साहब ने एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जारी किया कि गोलान की पहाड़ियाँ इसराइल का हिस्सा है। जो ट्रंप बड़े गुस्से में है ना, नेतन्याहू जो गालियाँ वालियाँ दी हैं उन्होंने कुछ अरसे में उसको नेतन्याहू को, वो तो अभी कामिला हैरिस की नफरत में ट्रंप साहब भूल गए सारी चीज़ें, वरना वो नेतन्याहू को सख्त नापसंद कि मैंने इस आदमी पर इतना एहसान किया, यानी मैंने इसके अब्राहम अकॉर्ड्स भी करवाए जो कि कहीं गज़ा के लाशों के मलबे तले कहीं दब चुके हैं, मुझे नहीं पता कि कैसे वो दोबारा ज़िंदा होंगे। और फिर उसके बाद ये है कि जो गोलान की पहाड़ियों को, एक तो उन्होंने कहा तल अवीव से यरूशलेम शिफ्ट करूंगा एम्बेसी को, और लेकिन एक बात ये भी उसने की थी, ट्रंप दौर में हुई थी, कि जो गोलान की पहाड़ियाँ हैं वो इसराइल का हिस्सा तस्लीम हो गया था, जिसके ऊपर सीरिया ने जो है वो शाम, जाहिर है कि शाम की उस वक्त सिचुएशन बड़ी अजीब सी थी, सीरिया की अरब लीग में वापसी नहीं हुई थी, उनके अपने मसाइल चल रहे थे उस वक्त, ये दाइश वाइश और सारे बहुत ज़्यादा थे वहाँ। लेकिन ये कि अब सीरिया स्टेबलाइज हो रहा है और सीरिया के टर्की से ताल्लुकात भी बेहतर हो रहे हैं, और सीरिया जो है उसमें रशिया मौजूद है सीरिया के अंदर, और ठीक ठाक मौजूद है। और ये ज़हन में रखें कि सीरिया से जो
बैरूत को जाने वाली रोड है, उस रोड पे हिजबुल्लाह है, उधर हिजबुल्लाह कंट्रोल करती है। एक्चुअली जो हिजबुल्लाह के उन्होंने पूरा लेबनान को लिपेट दिया ना इसमें, जो इसराइल बात कर रहा है कि पूरा लेबनान, ये मैं आपको ज़रा एग्जैक्ट जुमला सुनाता हूँ। 6 स्लाइड ज़रा दिखाएं। टीयर बैरूत अपार्ट, बैरूत के परखच्चे उड़ा दो, यानी ये उनके जो पॉलिटिशियंस हैं उनके आप ज़रा स्टेटमेंट देखें। टीयर बैरूत अपार्ट, टुकड़े उड़ा दो, परखच्चे उड़ा दो बैरूत शहर के। अच्छा, 12वीं स्लाइड जो मैं बात कर रहा हूँ ना कि इजिप्ट की तरफ से इंपॉर्टेंस ऑफ सपोर्टिंग लेबनान, पहला अरब मुल्क जिसने ये बयान दिया है लेबनान का कि एक्सेलरेशन हुई, तो 12वीं स्लाइड, तो हम इसराइल के साथ होंगे। तो ये जो है ये शर्क़ औसत जो सऊदी अरबिया के न्यूज़पेपर 2 बैक टू बैक खबरें हैं। 13 को भी हम कोट कर सकते हैं कि लेबनान ने अमेरिका से कहा कि इसराइल से पीछे हट जाओ, जंग जो भी मामला होते हैं इसराइल से हम जो है ये निपट लेंगे, पीछे हो जाओ। और अरब न्यूज़ पर कोट कर रहा है 4th स्लाइड के, ईरान वार्न्स ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इजरायली अटैक्स ऑन लेबनान। लेबनान पे अटैक हुआ तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, ईरान की तरफ से ही कह दिया गया। हिजबुल्लाह मतलब लेबनान को, ईरान ने लेबनान को, पूरे लेबनान के साथ जंग हुई तो ईरान को काउंट करें बीच में, साथ ही इजिप्ट का आ गया। बाकी अब अरब दुनिया कहाँ खड़ी होती है कहाँ नहीं होती, पूरी कोशिश हो, लेकिन फिर दोबारा एक कहते ना जो यानी 40-50 बच्चे आज मज़ीद जो हैं वो शहीद हो गए। और अब सारा लोग देख रहे हैं रोम में उन्होंने 2 और शराइत डाल दी, और एक शर्त उसमें से जो थी वो यही कि फिलाडेल्फी कॉरिडोर, मतलब प्रोवोक करने के लिए ना, यानी अब मसला ये है कि वो इस पे विलियम बर्न्स और सेक्रेटरी ब्लिंकन ने वहाँ से टोक्यो से स्टेटमेंट दी कि ये एक्सलेशन नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कंडेम भी किया साथ ही इसको, ये जो डेथ्स हुई हैं बच्चों की, लेकिन एक्सलेशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि वो एक्सलेशन जब आप वहाँ पर पहुँच के कह रहे हैं टीयर अपार्ट, और वहाँ पर जो उनके एक वज़ीर मोहतरम पहुँचे तो वहाँ धक्के देके उनको निकाल दिया गया। ये स्मॉसरिच जो हैं उनकी वीडियो जो है वो आई है सामने, वो लोग वहाँ पे जो लोग, अच्छा जो मैं बात कह रहा था ना पहले, वो धक्के देके लोगों ने, वो जब तदफीन के मरहले पे पहुँचे मसूद, तो धक्के देके वहाँ पे जो दुरूज लोग हैं उन्होंने उसको फेंक दिया। इंतहा पसंद जो उनका वज़ीर ख़जाना है स्मॉसरिच। लेकिन इशू ये है कि इसराइल ने फिर ऑफ़र किया, जो मैं बात कर रहा था, 81 में पार्लियामेंट ने कहा कि ये हमारा हिस्सा है, ये गोलान हाइट्स इसराइल का हिस्सा है। जब इसराइल का हिस्सा है तो पासपोर्ट ऑफर हो, तो दुरूज जो लोग हैं वहाँ पे उन्होंने कहा कि हम पासपोर्ट नहीं लेंगे। 19 हफ्ते तक वहाँ मुजाहरे होते रहे कि जी आपने हमें कैसे इसराइल के अंदर शामिल कर लिया, हम तो इसराइल का पासपोर्ट नहीं चाहिए। फिर ये हुआ कि 2012-13 तक 10% लोगों ने, क्योंकि वो फिर वहाँ से ट्रैवल नहीं कर सकते, ट्रैवल के लिए उन्होंने पासपोर्ट ले लिए। फिर उसके बाद मेरा ख्याल से कोई 25-30%, ये चाहे 20% शायद हो गए थे ये 2018-19 तक। लेकिन मेजॉरिटी जो है वहाँ की वो अपने आप को सीरियन कहती है, और अरब्स हैं, ये दुरूज अरब्स हैं, और ये जो है ये इनकी पूरी एक हिस्ट्री है, मतलब लेकिन मतलब है कि मैं उसमें जाना नहीं चाह रहा, ये ऑटोमन्स के दौर में, और ये पूरा दुरूज एक अलग वहाँ पे जैसे एलावाइट्स की है ना हिस्ट्री। ये अपना जो कहते हैं कि जो हम स्टार्ट हुए तो ये जो इस्माइली जो मसला के वहाँ से, लेकिन इस्माइली इनको उन्हीं को बहुत सी इनकी चीज़ें बिल्कुल अलग हैं। मैंने कहा ना कि वो कहते हैं, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाना चाह रहा। असल बात यह है कि जो मजमूई तौर पर मुसलमान है वो कहते हैं कि मुसलमान है, ये खुद कहते हैं मुसलमान नहीं है, मतलब ये अजीब सी बात है। तो ये कहते हैं हम हमारे बिल्कुल अलग से हैं, और ठीक है वो जो भी उनके कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह में जिस मुल्क में ये मौजूद हैं दुरूज, तो वहाँ पे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन में इनकी एक पोजीशन है, और बड़े ज़बरदस्त। सबसे ज़्यादा जो मशहूर फैमिली है दुरूज वो जुमलात, जो लेबनान की जुमलात फैमिली। एनीवे, तो अब इशू ये सारा कि इसमें जो है वो ये दुरूज उन्होंने घेर लिया। उन्होंने कहा तुम्हें अभी याद आया, ये वज़ीर सारे पहुँचे वहाँ पे, उनका अब तुम्हें याद आया, इतने अरसे से इतने सालों के बाद तुम्हें दुरूज याद आ गए। गोलान की पहाड़ियों पे जो गांव है छोटा सा, वहाँ पे जब ये, और भी बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। अब इशू ये सारा कि अब ये मामला हो गया ख़राब, क्योंकि वज़ीरों ने तो ऐलान कर दिया, वो तो ढूंढ रहे हैं को बहाना कि भाई जंग आगे फैले और ये हो, और पूरा मतलब हम जाते हैं तो सबको ही लेके जाएँ, पूरे ख़त्ते को ही ले जाएँ साथ। और हिजबुल्लाह के हमारे अभी हिजबुल्लाह नहीं रहा, ये बैरूत, ये ना बैरूत का परखच्चा उड़ा देंगे। अच्छा, ईरान ने कह दिया कि ईरान ने कहा है कि लेबनान के ऊपर जंग हुई तो हम आ जाएंगे, और साथ ही इजिप्ट ने कह दिया, जो मैं यहाँ पे अरब मीडिया कोट कर रहा हूँ। अब मसला ये है क्योंकि वो इसलिए आ जाएंगे कि इजिप्ट ने तो पूरी कोशिश की है इस दौरान। देखिए, इजिप्ट ने तो पूरी कोशिश की है कि ये गज़ा के अंदर किस तरह इमदाद जाए। हर मुल्क ने अपनी अपनी कोशिश की है इसमें, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो बरतानिया हो। किसी को शायद अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ तक मामला चले जाएंगे।
मतलब उनका ये था कि बस अब हो गई डील, हो गए मामला तय हो गए, वो फिर दूसरी शर्त पे, इधर से शर्त पे, उधर से शर्त पे, ये तो बात यह है कि ये खिंचता चला गया, मामला खिंचता चला गया। और ये अब आप अंदाज़ा लगाएं कि एक गज़ा की पट्टी में बचेगा क्या वहाँ पर, अगर इतने बॉम्ब्स, इतनी बम्बार, और अभी फिर शुरू हो गया दोबारा नए सिरे से। तो मेरा ख्याल है कि अब इसमें जो है वो ये लेबनान के लिए भी, क्योंकि अब ये कत्ले आम जो हो रहा है, जेनोसाइड, ये तो वापस आ रहा है नेतन्याहू। अब रोम के अंदर फिर कंडीशन 2 और रख दी, तो वो भी शायद वहाँ से कोई बहुत ज़्यादा, अब दुनिया में मुझे नहीं पता कि कौन से मुल्क आगे आएंगे और इसका हाथ पकड़ेंगे। नेतन्याहू का हाथ क्या पकड़ेंगे, इसको पकड़ेंगे खुद कि भाई आप जो हो यहाँ पे ये जंगबंदी हो, या क्योंकि जॉर्डन अनीसी हो रहा है बहुत ज़्यादा। लेबनान की तो खैर वो तो तैयार है, वो तो सही हसन ने कहा कि 2006 भूल गए हो, शायद 2006 भूल गए हो, ये 2000 जो है ये 24 है। और मतलब हुतीस इंतज़ार कर रहे हैं, हुतीस इंतज़ार कर रहे हैं, वो तल अवीव पे एक ट्राई कर चुके हैं, हमास मौजूद है या ये सनवर वगैरह। तो अब एक सिनेरियो ऐसा बन रहा है कि ये एक्सलेशन अगर होती है तो ये एक्सलेशन तो किसी के हक़ में नहीं जाती, क्योंकि इस एक्सलेशन के नतीजे में जो वहाँ पे जो सैऊनी हैं, जो ज़ायनिस्ट हैं, वो कहते हैं कि अगर हमारा बिल्कुल ऐसी सिचुएशन आ गई कि जहाँ पे हमें अंदाज़ा हुआ कि हम जा रहे हैं तो, और हम बिल्कुल ख़त्म होने लगे हैं और जंग का आखिरी मरहला आ गया और बिल्कुल ऐसी सूरत हाल क्रिएट हो गई है, तो फिर मस्जिद अक्सा को नुकसान। तो इशू ये है कि इस वक्त वो ऐसी जंग है जिसमें वो यरूशलेम भी अपनी जगह महफूज रहे, ना सिर्फ वो तीनों जो यानी मज़ाहिब हैं उनके लिए वो अहम है यरूशलेम का महफूज रहना, बल्कि वो जो है वो क्रिश्चियंस के लिए भी मुक़द्दस जगह है, मुसलमानों के लिए तो बहुत ही बैतुल मक़दस क़िबला अव्वल है हमारा। तो अब देखना ये है कि ये जो तमाम मामला है और इसको जो मगरबी मीडिया और पूरी दुनिया में जो कंसर्न है वो ये है कि ये जो न्यूयॉर्क टाइम्स अभी कह रहा है कि फियर ऑफ एस्केलेशन, 8th स्लाइड दिखा के हम क्लोज करते हैं इसको, लेकिन ये कि एस्केलेशन बढ़ गई है, क्योंकि इसमें अब मामला जो है ना वो शुरू हो गया हिजबुल्लाह और ये एक्सलेशन हो रही है। और डिप्लोमेट्स पूरी दुनिया से कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से ये जो 12 सिविलियन, ये जो बच्चे हैं, इनका इसको रोक सकें। लेकिन ये है कि ये मामला जो है ये हम तो हमारी दुआ है कि ये मामला जो है ये किसी अफ़ाम व तफ़हीम की तरफ जाए और ये जो कत्ले आम है ये रुके, लेकिन ये ख़राब हो रहा है मामला। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गुरदनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।